जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना पार्ट 5 वीडियो लेकर आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के। इस वीडियो में हमने बताया है इटली के एकीकरण किस प्रकार से हुआ, जिसमें मेज़िनी, कावूर और गैरीबाल्डी मिलकर इटली का जो है ना एकीकरण पूरी तरह से तय किया। किस प्रकार किया इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने 4 वीडियो क्लियर कर चुका हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद के। 5वां वीडियो ये रहा आपका इटली में एकीकरण। अगले 6ठे वीडियो में हम जर्मनी में एकीकरण पढ़ाएंगे। 7वें वीडियो में हम यूनान में राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ाएंगे, जो बच्चा कुचा होगा सब पढ़ाएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारी कौन वीडियो है? 5वीं वीडियो है। तो 5वीं वीडियो में हम लोग इटली के एकीकरण को क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो हम लोग हेडिंग डालेंगे इटली। नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। इटली में एकीकरण, इटली में एकीकरण। ओके बच्चों, तो देखो इटली में एकीकरण 2 चरणों में होती है। इटली में एकीकरण कितने चरण में होता है पूछेगा क्वेश्चन। इटली के एकीकरण कितने चरण में पूर्ण होता है? तो 2 चरण, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण में बच्चों खासकर आपका देखने को मिलेगा मेज़नी के बारे में। ओके बच्चों, और दूसरा चरण में आपको देखने को मिलेगा गैरीबाल्डी के बारे में। बस काबूर तो पहला चरण में भी आया था, काबूर जो है दूसरा चरण में भी आया है ना जी बच्चों। चलो तो हम लोग जानते हैं, सबको पता है कि मेज़नी जो है ना, मेज़नी का जन्म सबको पता है 1805 ईस्वी में हुआ था और 72 में इसका मृत्यु हो गया था। काबूर का भी पता है आप लोगों को, उसका 62 में मृत्यु हुआ था। किताब के अनुसार चलिएगा तो अगर भारतीय वन किताब के अनुसार चलिएगा तो 61 में ही हुआ था। तो 1810 में जो है ना इसका हुआ था। ये 1805 है बच्चों, याद रखिएगा। 1810 में काबूर का जन्म हुआ था और 61 में जो है ना 61-62 कह सकते हो मृत्यु हो गया था। बीटीसी में 62 ने दिया है। गैरीबाल्डी तो आपको पता है, गैरीबाल्डी 1807 में आया, जन्म लिया धरती पे और जो है ना 82 तक जो है ना जिंदा रहा ना। चलो ये सब तो हम लोगों को क्लियर है। हम लोग सबसे पहले इटली के एकीकरण को शुरुआत करते हैं। तो ये सभी वीडियो का जो है ना हमने डिटेल बता दिया हूँ, पहले ही बता दिया हूँ। जितने भी चीज़ें हैं, गैरीबाल्डी, विक्टर एमेनुअल, उसके बाद काउंट काऊर, मेज़नी, ये सब के जो है ना हम जीवनी के बारे में बता दिया है। तो हम उसका सिर्फ नाम लेकर इसमें जो है ना काम करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो तो इटली के प्रथम चरण के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो प्रथम चरण किस चीज़ का प्रथम चरण बाबू लोग? तो देखो प्रथम चरण तो इटली के एकीकरण के प्रथम चरण। ओके चल देखो, जब इटली का एकीकरण शुरुआत होता है ना तो वो 1814 से नेपोलियन के हार के बाद ही होता है। जब नेपोलियन का हार होता है 1814 में मेटरनिख के द्वारा, 1814 में नेपोलियन का हार होता है। नेपोलियन का हार होता है और मेटरनिख का क्या होता है? विजयी होता है। मेटरनिख विजय होता है और साथ में वियना सम्मेलन करता है। वियना सम्मेलन करता है 1815 में। वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जिसका मेज़बानी कौन किया था? मेटरनिख ने किया था। वियना सम्मेलन के बाद जो है ना बच्चों, वहाँ पे उसके तत्पश्चात लगले 1820 ईस्वी में क्रांतिकारियों के द्वारा, वहाँ के सुधारवादियों के द्वारा क्या होता है? 1820 में नागरिक आंदोलन शुरू हो जाता है। कारण 1820 में संवैधानिक सुधार हेतु, संवैधानिक याद रखना,
संवैधानिक सुधार हेतु 1820 में क्या होता है, नागरिक आंदोलन शुरू होता है। ओके बच्चों, चलो जब ये शुरू होता है ना, नागरिक आंदोलन जब वहाँ शुरू होता है, ठीक, तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे 1820 में नागरिक आंदोलन शुरू होता है, लेकिन उससे पहले ही गुप्त तरीक़ा से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे में अगर देखें तो 1814 ईस्वी में ही गुप्त रूप से एक गुप्त दल चल रहा था जिसका नाम था कार्बोनरी। इसका नाम था कार्बोनरी। इससे जो है ना मेजनी का संबंध था। मेजनी तो आपको पता है, क्रांतिकारी आदमी था, गणतांत्रिक विचारधारा का था, है ना। चलो, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। अब कार्बोनरी एक गुप्त दल था जिसका उद्देश्य क्या था, छापामार युद्धों में राजतंत्र को ख़त्म करना और गणतंत्र को स्थापित करना। अगर उद्देश्य लिखना चाहते हो कार्बोनरी का तो लिख लो, उद्देश्य यहाँ दे दो। उद्देश्य क्या था बच्चों, तो इसका उद्देश्य था राजतंत्र खत्म और लोकतंत्र स्थापित करना। किसके द्वारा, तो बच्चों कहना छापामार युद्ध के द्वारा। छापामार युद्ध के सहारा से, छापामार युद्ध के सहारा से लोकतंत्र को जो है ना स्थापित करना और गणतंत्र को क्या करना, नष्ट करना था। ओके बच्चों, अब कहोगे छापामार युद्ध क्या होता है, तो देखो बच्चों छापामार युद्ध क्या होता है। छापामार युद्ध का मतलब होता है छुप कर वार करना। क्या करना, छुप कर वार करना। जंगलों में हो चाहे कहीं भी हो, छुप कर वार करना ही क्या कहलाता है, छापामार युद्ध। इसी की सहायता लेके जो है ना कार्बोनरी दल जो है ना क्या करता था, राजतंत्र को ख़त्म करने के फिराक में था। अब देखो बच्चों इसके आगे क्या होता है, जब ये आपको बताया ना 1820 में एक नागरिक आंदोलन हुआ था, यहाँ हम बताते हैं, एक मिनट, हम बताया ना 1820 में क्या हुआ था, नागरिक आंदोलन हुआ था। तो इस नागरिक आंदोलन को मेटरनिख के द्वारा कुचल दिया गया। इस नागरिक आंदोलन को मेटरनिख के द्वारा क्या किया गया, कुचल दिया गया। याद रखना 1820 के जो है ना 1820 के नागरिक आंदोलन को मेटरनिख क्या किया, मेटरनिख क्या किया, कुचल दिया मतलब ख़त्म कर दिया। बात समझ रहे हो ना। हाँ, अब हो गया पलायन किसका, मेजनी का पलायन हो गया। पलायन यानी ये जो है ना मेजनी इटली छोड़ के भाग गया, इटली छोड़ के चला गया। जाने के बाद भी ये हार नहीं मानता है। कौन, ये मेजनी जो है ना हार नहीं मानता है, कहता है कि हम फिर से करेंगे। अब जो है ना क्या है बच्चों, जब पलायन कर गया तो हार नहीं माना, फिर जो है आता है और 1800 कुछ ईस्वी के बाद 1831 में यंग इटली की स्थापना करता है, चुपके यंग इटली। फिर 1834 में यंग यूरोप की स्थापना करता है, यंग यूरोप का स्थापना करता है। ओके बच्चों, ये दोनों का जो है क्या करता है, स्थापना कर देता है, स्थापना। ओके बच्चों, चलो अब स्थापना करने के बाद क्या होता है बच्चों, उस समय जो है ना सार्डिनिया पर, यानी जो इटली का ही भाग है, बड़े भाग है, सार्डिनिया पे जो है ना बच्चों शासन चल रहा था। किसका,
तो सार्डिनिया पे शासन और इधर रोम पर शासन। तो रोम पर तो पोप का शासन था, रोम पर किसका शासन था? पोप का शासन था। लेकिन ये जो आपका सार्डिनिया इटली का जो भाग था उस पर चार्ल्स एल्बर्ट का शासक था, चार्ल्स एल्बर्ट। इसको कह सकते हो इटली या सार्डिनिया कह सकते हो, क्योंकि सार्डिनिया का ही नाम पहले बाद में जाके इटली पड़ जाता है। इधर रोम पर किसका शासन था? रोम पर जो है ना पोप का शासक था। रोम पर किसका शासक था? पोप। तो ये जो चार्ल्स एल्बर्ट था ये चाहता था कि हमारे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, और रोम यानी पोप चाहता था, जो पादरी था शासक वहाँ का, रोम का शासक पोप। तो पोप जो चाहता था कि धार्मिक दृष्टिकोण से जो है ना हम इटली का एकीकरण करेंगे, एक धर्म की स्थापना करेंगे हम इटली में, और धार्मिक दृष्टिकोण से क्या करेंगे? इटली का एकीकरण करेंगे। तो इधर ये अपना दिमाग लगाने लगा, ये इधर अपना दिमाग लगाने लगा। अब बीच में जो है ना कहा हुआ मेजनी कहता है कि ना, ये हमने के विचार जो है ना एकदम दोनों से नहीं मिल रहा है। अब ना मिलने के कारण जो है ना हार दार के फिर जो है इंग्लैंड पलायन कर गया, पलायन कर गया। कौन? तो आपका ये मेजनी। कौन कर गया जी बच्चों? तो ये आपका मेजनी जो है ना कर गया पलायन। ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया आप लोग को? चलो अब हम लोग को देखो, जब मेजनी पलायन कर गया तब जो ऑस्ट्रिया है ये दोनों गोरा के उपाय लगाता है बढ़िया से। ऑस्ट्रिया क्या करता है? ये सोचता है कि हम इटली का एकीकरण कर लेंगे। यह इतना संभव नहीं था, इतना आसान बात नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया सबसे बड़का जो है ना घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। जो ऑस्ट्रिया घोर प्रतिक्रियावादी मतलब नेता मेटरनिख था, ऑस्ट्रिया वहाँ का आपका जगह। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। ये दोनों से क्या करता है? युद्ध करके, और ऑस्ट्रिया जीत जाता है। ऑस्ट्रिया जीत जाता है। ये दोनों क्या होता है? ये दोनों क्या होता है? हार जाता है। ये दोनों क्या होता है? हार जाता है। दोनों क्या होता है? हार जाता है। ऑस्ट्रिया क्या हो जाता है? ऑस्ट्रिया क्या होता है बच्चों? जीत जाता है। अब फिर इस पे जो है ना दोनों का शासन चलने लगता है। किसका? मेटरनिख का। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ तक तो पहला चरण समाप्त हो गया। अब यहाँ से आता है इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण। क्या आता है? द्वितीय चरण। देखो इटली के एकीकरण को शॉर्टकट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्वेश्चन पूछेगा लिख दोगे। लेकिन अगर डीपली जानना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाए, तो आपको तो पूरा जो है ना कम से कम 30 मिनट टाइम देना होगा इटली के एकीकरण में। ओके बच्चों, चलो तो द्वितीय चरण में क्या होता है बच्चों? जो इटली था जिसको सार्डिनिया पिडमाउंट कहते हैं, वहाँ का नया शासक बनता है। वहाँ का नया शासक बनता है विक्टर इमैनुअल। नया शासक कौन बनता है? नया शासक बच्चा बनता है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल क्या बनता है? सार्डिनिया का शासक बनता है। सार्डिनिया पिडमाउंट का क्या बनता है? शासक बनता है। कौन? विक्टर इमैनुअल, नया शासक। अब विक्टर इमैनुअल क्या करता है बच्चों? जो आपका ये क्या बोलते हैं काउंट कावूर था, काउंट कावूर, उसको 1850 में कृषि, व्यापार और कहे तो नौ शक्ति सेना का जो है मंत्री बनाता है। हम 4 नंबर वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, ये 5वां वीडियो है। तो सीधे कहो ना कृषि मंत्री बना देता है। कची? कृषि मंत्री और 9 शक्ति मंत्री बना देता है। ओके बच्चों, उसके बाद जो है ना 1-2 साल बाद क्या करता है? 1852 ईस्वी में फिर क्या करता है बच्चों? 1852 ईस्वी में क्या करता है? विक्टर इमैनुअल इसको प्रधानमंत्री बना देता है, यानी पीएम बना देता है। पीएम को ही चांसलर कहते थे हम लोग यूरोप में। चांसलर बना दिया, पीएम कहो चाहे चांसलर। किसको बना दिया? तो कावूर को। कौन बना दिया? कावूर को। काउंट कावूर को जो है ना कौन बना दिया? इमैनुअल, यानी विक्टर इमैनुअल। ये वाला इमैनुअल
विक्टर इमैनुअल। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब ये प्रधानमंत्री जब बन गया ना, यानी चांसलर बन गया, तब ये दिमाग लगाता है, क्योंकि बहुत जो है ना कट्टर प्रतिक्रियावादी नेता था। कौन? काबूर। अभी दिमाग लगाता है कथी कि उस जानता था अगर इटली का एकीकरण संभव है तो क्रीमिया के युद्ध से ही संभव होगा। तो उसने एक वाक्यार्थ भी मतलब बताया था, एक वाक्य लिखा था, एक वाक्य बोला था कि जो क्रीमिया का युद्ध है ना, युद्ध है वो तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हो रहा है, और क्रीमिया के कीचड़ वाले युद्ध में ही इटली का निर्माण होगा। ये कथन किसका था? पूछेगा कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। यह वाक्य कौन बोला था? तो कहना काउंट काउर बोला था। यही वाक्य को लेकर के क्या करता है? दिमाग लगाता है क्रीमिया युद्ध में। कौन युद्ध में बच्चों? क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध आपको 1853 से 54 ईस्वी में होता है। 1853-54। अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो वो 56 तक जाता है। ठीक है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बीटीसी और भारतीय भवन देख लो, इससे मतलब है। चलो, तो क्रीमिया युद्ध इसमें क्या करता है बच्चों? ये युद्ध होता है आपका क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया के बीच और फ्रांस के बीच। क्रीमिया युद्ध ऑस्ट्रिया के बीच और फ्रांस के बीच युद्ध होता है। तो इसको देखते हैं, ऑस्ट्रिया के बीच और किसके बीच होता है? फ्रांस के बीच होता है। चलो, तो यहाँ पे देखो बच्चों होता क्या है। ऑस्ट्रिया बनाम फ्रांस के बीच होता है। अब जो ये काबूर था ना, काबूर यानी काउंट काबूर जो था, वो क्या करता है? फ्रांस की ओर से बिन बुलाए सेना भेज देता है। बिन बुलाए क्या भेज देता है? सेना। अब कहता है रे ये क्या बात हुआ कि हम जो है काबूर से सेना मांगे नहीं है, सांडनिया पिटमाउन से हम सेना मांगे नहीं है, और ये फ्रांस यानी हमको जो है ना, इस समय नेपोलियन था, नेपोलियन तृतीय यहाँ का शासक, हमको जो है कैसे दे दिया ये सेना। अब जब सेना दे दिया तो काबूर का सेना और फ्रांस का सेना जब मिल गया, यानी सार्डिनिया का सेना और फ्रांस का सेना जब मिल गया, तब इसका जो है ना क्या हो गया? हार हो गया। ऑस्ट्रिया के क्या हो गया बच्चों? हार हो गया। अब हार हो गया तो ये तब बौखला गया। अब हार हो गया तब कहा कि नहीं ये तो गलत बात है, ये तो एकदम क्या हो गया? गलत बात है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या किया जाए? समझौता कर लिया जाए। क्या किया जाए बच्चों? समझौता कर लिया जाए। अब समझौता होता है वो पेरिस यानी प्रोसा जहाँ का कह सकते हैं, इटली में ही पड़ता है ये थी क्या बोलते हैं, पेरिस, और प्रोसा आपका जो है जर्मनी पड़ता है। तो एक जो होता है पेरिस शांति सम्मेलन होता है, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन होता है, जिसमें क्या करता है ये आपका काउंट काबूर, जिसमें काउंट काबूर जो है क्या करता है? ऑस्ट्रिया का आलोचना करने लगता है। ऑस्ट्रिया का आलोचना, ऑस्ट्रिया का क्या करता है? आलोचना करता है। कौन करता है? तो काबूर। ऑस्ट्रिया का आलोचना कौन करता है? ऑस्ट्रिया की आलोचना कौन करता है बच्चों? तो काबूर करता है, याद रहेगा। अब काबूर आलोचना करता है, क्यों करता है? इसके नियम को आलोचना करता है कि तुम्हारा जो नियम है जो है ना पूरे यूरोप को जो है बर्बाद कर देगा, ख़राब कर देगा। तुम जो है ना इस प्रकार के आदमी हो, तुम जो है ना बहुत घोर प्रतिक्रियावादी अपना नीति लाते हो, हर चीज़ जो है ना बहुत तरह से मतलब अलग अलग बातें वाक्य जो है बोला, और बोलते बोलते जो है ना क्या किया? इस बात को पूरा जो है ना, इस इटली के छोटा सा बात को पूरा यूरोप का समस्या बना दिया। क्या किया बच्चों? यूरोप का समस्या बना दिया। देख लो कितना चालाक है। काबूर जो है ना पूरा यूरोप का समस्या बना दिया। ऑस्ट्रिया का जो नीति था, आज जो काबूर का आपका मंतव्य था
इस मंतव्य मतलब ये अपना जो है ना समस्या को पूरा जो है ना यूरोप की समस्या बना दिया। अब तो हो गया दिक्कत। अब क्या हो गया? दिक्कत। अब अधिकार इस पे ज़्यादा, इसका प्रभाव पड़ा, समस्या इसका बन गया, पूरे यूरोप का समस्या बन गया, प्रभाव इस पे पड़ा कि हाँ ये जो है ना अच्छा नेता है, अच्छा काम कर रहा है। अब देखो क्या होता है, अब इसको तो हराना था, यानी काबुल को जो है ना ऑस्ट्रिया को हराना था, कैसे भी करके इसको बदनाम करना था। तो एक क्या करता है, फ्रांस के साथ संधि बनाता है, यानी नेपोलियन तृतीय के साथ संधि बनाता है। और उस संधि बनाता है बच्चों कथी? प्लेम्बियर्स समझौता के मदद से। प्लेम्बियर्स समझौता, प्लेम्बियर्स समझौता करता है। ये समझौता होता है फ्रांस और ये आपका काबुल यानी सार्डिनिया कह सकते हो ना, सार्डिनिया। ये दोनों गोरा के बीच क्या होता है बच्चों? ये दोनों गोरा के बीच क्या होता है? समझौता होता है। और उस समझौता में कहा क्या जाता है? उस समझौता में कहा जाता है कि देखो, हम जब ऑस्ट्रिया से झगड़ा करेंगे ना, तो तुम जो है ना बीच में नहीं बोलेगा। ये दोनों गोरा के बीच जब समझौता होता है, मान लो ये नेपोलियन है और मान लो ये काबुल है, तो दोनों के बीच जो है ना समझौता होता है, समझौता होता है। इस समझौता में कहा क्या जाता है, एक बात रखा जाता है कि देखो, काउंट काबुल कहता है सुनो कि तुम जो है ना ऑस्ट्रिया के बीच में नहीं आना। जब ऑस्ट्रिया में और हमारे में युद्ध होगा, यानी ऑस्ट्रिया के बीच और क्या बोलते हैं सार्डिनिया के बीच, यानी मेटरनी के बीच और काबुल के बीच जब युद्ध होगा, तो तू बीच में छुलक के न चलाना जैसे हम चले आए थे, ठीक है। अब देखो ससुरा कैसे दिमाग लगा रहा है। तो ये जान रहा था कि जब हम अपना फ़ायदा के लिए छुलक के चल गए तो ये भी जा सकता है, तो इसको दिमाग लगाता है और दिमाग लगा के कहता है कि देखो नेपोलियन जी, आप सुनिए, हम आपको ऐसा ही नहीं मना कर रहे हैं कि नहीं जाइए, आपको जो है ना हम नीस और सेवाएं देंगे। क्या देंगे? नीस सेवाएं, जैसे हम एक रियासत दें, 2 रियासत देंगे। बोलिए, अगर आप सिर्फ चुप रहते हैं ना, चुप रहने पर आपको इतना बड़का जो है ना भेंट दिया जा रहा है, बोलिए। तो ये तो एकदम खुश हो गया, कहा कि वाओ दिस इज़ फैंटास्टिक, हाँ हम जो है ना एक्सेप्ट करते हैं, चलिए आपको बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कहता है ठीक है एक्सेप्ट तो कर लिए, तो आप चुपचानी मुँह पर अंगुली रख के चुपचानी देखिएगा कि क्या क्या हो रहा है, और थोड़ा सैनिक उनिक हो तो सैनिक उनिक भेज दीजिएगा। तो कहा बिल्कुल भेज देंगे, आप उसमें काहे टेंशन लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे नेपोलियन जी है, यहाँ पे काबुल है। तो नेपोलियन काबुल छोड़ते हैं हम लोग, इसको ऐसे बनाते हैं, रुको। अब यहाँ पे देखो, ये मान लो कि मेटरनिक है, अब इसको मेटरनिक मानो, मेटरनिक। और यहाँ पर काबुल, ये दोनों गोरा जो है ना के बीच जो है क्या होता है, ये दोनों गोरा के बीच जो है ना लगल है, इधर संधि हुआ, इधर संधि हुआ दोनों गोरा के बीच, इधर ये क्या बोलते हैं, इधर फ्रांसवा था ना, ये दोनों के बीच जैसे संधि हुआ नीस सेवाएं को लेकर, तब तक क्या हो गया, मेटरनिक और काबुल के बीच जो है ना ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया सीमा विवाद हो गया। कौन विवाद? सीमा विवाद। और इस सीमा विवाद 1859 से 60 में होता है, 1859 से 60 ईस्वी में सीमा विवाद हो जाता है। अब सीमा विवाद हो गया, लड़ाई छिड़ गया, और पहले से फ्रांस को बोला था कि बीच में तू आइए ना, बीच में आइए ना, बक्का किया, बीच में ही गया नहीं, और क्या किया, अपना सैनिक जो है ना भेज दिया। सैनिक भेज दिया किसके ओर से? ये आपका काबुल की ओर से फ्रांस क्या किया, सैनिक भेज दिया। अब ये मेटरनिक
से जो है ना युद्ध शुरू हो गया सीमा विवाद को लेकर के। काबूल से और मेटरनिक के बीच जो है क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। जब युद्ध छिड़ गया ना तो क्या किया, पहला लोम्बार्डी को जीता, लोम्बार्डी पहला कथी को जीता, लोम्बार्डी। और दूसरा जो है वेनेसिया को जीता, वेनेसिया। वेनेसिया को अभी जीत ही रहा था तब तक फ्रांस जो है घबरा गया, कहा कि बाप रे बाप, पूरा इटली में राष्ट्रवाद के भावना जागे लगल वेनेसिया के जीतला के बाद। ये अपन सैनिक के कहा रिटर्न आओ, जल्दी आओ, फटाफट आओ, तो जल्दी आओ फटाफट। अब सारा सैनिक को बुला लिया, बुलाने के बाद एक समझौता करा कि ना ना बाप रे भाई, पूरा इटली में एकीकरण के राष्ट्रवाद जो है फैला दी। अब फैला दी तो यहाँ तो फ्रांसों में जो है ना पूरा राष्ट्रवाद फैल जाएगा, एकीकरण होना शुरू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, हमारा शासन हट जाएगा। भाई एक क्या होता है, समझौता कर लेता है। क्या कर लेता है, समझौता करता है ऑस्ट्रिया के साथ, मध्यस्थता उसको कहते हैं। ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ मध्यस्थता करता है, कथी, मध्यस्थता। ऑस्ट्रिया के साथ कथी करता है, मध्यस्थता। मध्यस्थता का मतलब कथी, बीच बीचवा बात, माने दोनों गोरा के बीच। जैसे इधर ये आपका मेटरनिक हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया, ये आपका काबूल हो गया, यानी काबूल, नेपोलियन, मेटरनिक। अब ये दोनों गोरा के बीच क्या करता है, ये मध्यस्थता करता है कि देखो ये नेपोलियन जो इसको कहता है कि तुम जो है दो गो राज्य जीता है ना, लोम्बार्डी और वेनेसिया, हमको नीस और सेवाएं नहीं चाहिए। तुम जो लोम्बार्डी को जीता है और वेनेसिया को जीता है, ये वेनेसिया को तुम इसको दे दो और लोम्बार्डी तुम रख लो। लोम्बार्डी तुम रखो, लोम्बार्डी कौन रखो, तुम रखो, और वेनेसिया को मेटरनिक को दे दो, वेनेसिया को मेटरनिक को दो और लोम्बार्डी तुम रखो। ये बात कौन बोला, ये बात जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट बोला। क्यों बोला, कारण था, क्यों बोला, कारण था। कारण यही था कि राष्ट्रवाद की भावना जगने लगा और नहीं चाहता कि राष्ट्रवाद की भावना जगे, तो इसके सपोर्ट में धाया दिन चले जाए। तो ये ससुरा खुश हो गया, ये कथी हो गया, खुश हो गया। अब देखो वेनेसिया पर इसका अधिकार हो गया। अभी पूरा काम काबूल का नहीं हो पाया, तो अब इंतजार में था कि कोनो न कोनो विवाद छिड़े कि हम तोनी के उपाय लगाऊँ, तोनी के उपाय लगाओ। अब देखो क्या होता है। अब होता क्या है बच्चों, 1862 तक दक्षिणी इटली और रोम वेनेसिया को छोड़कर सभी रियासत रोम में विलय जो है ना कर लिया। कौन, विक्टर इमैनुअल। देखो दक्षिणी इटली को छोड़ के, दक्षिणी इटली में कौन आ जाता है आपका, ये सिसिली, नेपल्स वगैरह, परमा मोडेना, टस्कनी, ये सब आ जाता है। तो इसको छोड़कर जनमत संग्रह के द्वारा पूरे जो है ना इटली को क्या किया, रोम प्रदेश में मिला लिया। कौन, काबूल, यानी विक्टर इमैनुअल कह सकते हो, शासक जो था। अब मिला लेने के बाद क्या होता है, अब जो है ना एंट्री होता है गैरीवाल्डी का। किसका, गैरीवाल्डी। तो गैरीवाल्डी के बारे में हम पूरा जीवनी बता दिए थे कि गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। अब गैरीवाल्डी बच्चों क्या करता है, गैरीवाल्डी सशस्त्र क्रांति का जो है ना पूरा सेना बनाता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है। इतना सबसे पहले ये नाविक था, समुद्र से इसको ज़्यादा प्रेम था। अब ये क्या करता है बच्चों, गैरीवाल्डी एक संगठन तैयार करता है और संगठन में सबको जो है ना लाल कमीज पहनाता है, इसीलिए इसको लाल जो है ना कुर्ती के नाम से जाना जाता था। तो ये 1860 में क्या करता है बच्चों, 1860 में क्या करता है, लाल कुर्ती संगठन का जो है ना चलो लाल से लिखेंगे तो फायदा रहेगा। लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट का जो है ना क्या करता है, पहनाकर एक संस्था का अवलंबन करता है 1860 में। और क्या करता है, सिसिली नेपल्स को क्या करता है, जीत जाता है। सिसिली नेपल्स को क्या करता है, जीत जाता है। अब आक्रमण बनाता है 1862 में। 1862 में आक्रमण करने का चाहता है, किस पे, तो ये आपका रोम पे। अब रोम पे तो सब मिला लिया था, सारे इटली को मिला लिया था। कौन, सार्डिनिया पीटरमाउंट के शासक
ये आपका विएक्टर इम्यूनल। तो कैसे ये हमला करने देगा? नहीं हमला करने देगा। ये रोम क्या बोलते हैं, ये आपका विएक्टर हमला करने देगा? कोनो हाल में नहीं करने देगा। अब क्या करता है, ये खिसिया जाता है कि देखा था ना करे दी, तो क्या करता है खिसिया के, क्या करता है गैरिबाल्डी खिसिया के क्या करता है, कहता है कि जाओ जो मेरा राज्य है ना सिसिली और नेपल्स, सिसिली नेपल्स, वो तुम ले लो। और किसको दे देता है? ये विएक्टर को दे देता है। किसको दे देता है बच्चों? विएक्टर को दे देता है। कौन? गैरिबाल्डी। तो कहता है वाह, ये तो जीता हुआ राज्य दे दिया है, बहुत ये सबसे बड़ा इच्छाधारी मानव निकला रे, इतना अच्छा मानव कोई नहीं मिला था। बहुत अच्छा मानव निकला। ये जीता हुआ राज्य आज तक कोई दिया नहीं था बिना लाभ के। ये लाभ न लेते हुए भी क्या किया, हमको सिसिली नेपल्स को दे दिया। ये बहुत अच्छा जो है ना आदमी है। इसको जो है ना हम सार्डिनिया पिडमाउंट का जो है ना क्या करते हैं, शासक बना देते हैं। सार्डिनिया पिडमाउंट का क्या करते हैं, शासक बना देते हैं। शासक बना देते हैं। तब कहा ना महाराज माफ़ करो, जब प्रस्ताव काबूल लेके आता है कि चलिए आपको सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बना देता है, तो कहता है नहीं, हमको शासक नहीं बनना था। हमका मेन मकसद था इटली का एकीकरण। मेन मकसद क्या था? इटली का एकीकरण। हम जो है ना नहीं, हमको शासक बनना है। अब क्या हुआ, ये जो है ना फिर से गृहस्थ जीवन में चल गया। गृहस्थ जीवन और कृषि जीवन व्यतीत करने लगा फिर से। इन्हीं के बातों को जो है ना लाला लाजपत राय लिखे थे। लाला लाजपत राय लिखे थे। और पूरा जो है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्हीं के बातों को चर्चा करके भाषण देते थे और समझाते थे लोगों को कि देखो ऐसा नेता था जो बिना किसी स्वार्थ के वो अपने देश को ने एक करना चाहा। अब देखो होता क्या है, इसी टाइम जो है ना 1862 में दुर्भाग्यवश काबूल का मृत्यु हो जाता है। ओहो, काबूल का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। जब मृत्यु हो जाता है ना, तो ये जो है ना पूरा इटली का एकीकरण नहीं देख पाता है। बात समझ रहे हो? ये हंसी वाला हो गया इमोजी। पूरा इटली का क्या करता है? एकीकरण नहीं देख पाता है। कौन? काबूल। अब जो भी काम बच गया, अब जो है विएक्टर को ही करना था। जो भी काम बच गया वो कौन करना था? किसको करना था? तो विएक्टर को ही करना था। तो विएक्टर इमैनुअल जो है ना विएक्टर इमैनुअल जो था ना, वो इंतज़ार कर रहा था कि कोनो ना कोनो युद्ध हो। तभी जो है ना 3 साल बाद 1870 ईस्वी में, इससे पहले तो आपका ये सेडवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच, जिसमें प्रूसिया आपका जीत गया था। तो थोड़ा ये देख लेते हैं। 1866 में हुआ था सेडवा का युद्ध हुआ था। सेडेवा का युद्ध याद रखना पूछता है। सेडेवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। ये होता है प्रूसिया vs ऑस्ट्रिया। तो प्रूसिया जीत जाता है, ऑस्ट्रिया हार जाता है। ससुरा के ये हारना तय था। ये जब जीत जाता है, ये जब हार जाता है, तो आधा काम तो निपटाइए जाता है। किसका? विएक्टर इमैनुअल का आधा काम निकल गया। अब इंतजार कर रहा था कि थोड़ा ना थोड़ा कोनो ना कोनो युद्ध होके से हम उपाय लगाए इस सब का। तो एक युद्ध हो जाता है, लगले एक युद्ध होता है। क्या लगले एक युद्ध होता है? क्या बोलते हैं, फ्रांस से। फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध होता है, क्योंकि एक फ्रांस जो है था बचा था इटली के एकीकरण के विरोध में। फ्रांस वर्सेस प्रूसिया जो है ना जर्मनी से था, तो उसको जर्मनी से मतलब था। जर्मनी में एकीकरण करना चाहता था बिस्मार्क। तो इसको जो है कोई लपेटा नहीं लगाना था इटली में। तो इधर जो है ऑस्ट्रिया को इधर हराइए दिया, अच्छा काम कर दिया अथी के लिए, विएक्टर इमैनुअल के लिए। इधर फ्रांस जो बच गया था, फ्रांस और प्रूसिया के बीच भी युद्ध होता है 1870 में, जिसमें प्रूसिया क्या होता है? जीत जाता है, फ्रांस फिर ससुरा हार जाता है। अब हारने के बाद इसी में जो है ना फ़ायदा उठाता है कौन? इसी में फ़ायदा उठाता है कौन? आपका विएक्टर। कौन उठाता है? विएक्टर।
विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल क्या होता है, फ़ायदा उठाता है, और फ़ायदा उठा के क्या करता है, जो रोम में विलय कराया था अपना सारे राज्य को, उस रोम को क्या करता है, इटली में पूरी तरह से एकीकृत करके और इटली की राजधानी रोम कर देता है। इटली की राजधानी रोम कर देता है और सार्डिनिया पिडमाउंट का नाम बदल के सार्डिनिया पिडमाउंट का जो है ना नाम बदल के इटली रख देता है। सार्डिनिया पिडमाउंट का नाम बदल के कथी रख देता है बच्चों, इटली रख देता है। राजधानी कहाँ रख देता है, रोम। लेकिन तुम किसी के ज़मीन पे हासिल कर सकते हो लेकिन दिल पे हासिल नहीं कर सकते हो, दिल पे कब्जा नहीं कर सकते हो। यही काम हुआ ये पोप द्वारा। पोप चाहता था कि हम जो है ना अपना राज्य को जो है ना धार्मिक रूप से क्या करें, एकीकृत करें, लेकिन ऐसा बात नहीं हुआ। पोप इस चीज़ को नहीं माना तो क्या किया, राजमहल को दे दिया, कहा लो जाओ, नहीं मानोगे तो राजमहल में आराम से रहो, हमको जो राज्य था, जो हमको रियासत से मतलब था, हम रियासत को क्या किए, हम ले लिए, एक कर लिए, हमारा काम निकल गया, तुम जाओ अपना राजमहल में अपना रानी के साथ मज़े करो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, अभी तक नहीं मानता है। जब तक कोई किसी राज्य का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर वहाँ का नेता या फिर कोई चीज़ नहीं मानता है, तब तक कोई चीज़ प्रूव ना होता है, कोई चीज़ लागू नहीं होता है, पूर्ण रूप से उसको एक नहीं माना जाता है। जब तक आप राष्ट्रपति के साइन नहीं लीजिएगा, आप कितना बड़का नियम कानून बना लीजिए, कोई फ़ायदा होगा नहीं, लागू नहीं होगा। तो वही तरह जब तक पोप का जो है इस पर सिग्नेचर ना आता, जब तक पोप का जो है ना उसमें कोई समझौता ना होता, तब तक जो है ना पूरी इटली का एकीकरण मतलब नहीं माना जाता पूरे यूरोपीय कंट्री में। तो क्या हुआ, मेसिली नाम का एक व्यक्ति था, मेसोलिन कह सकते हो चाहे मुसोलिनी नाम का एक व्यक्ति था, जिसने क्या करता है, लेटरल संधि 1829 में करता है। 1829 नहीं था, सॉरी 1929 था। 1929 में कौन संधि करता है, लेटरल संधि करता है 1829 में। ओके बच्चों, लेटरल संधि करता है 1829 ईस्वी में, और बहुत अच्छा से मनाता है कि चलिए महाराज का रघु मतलब ये करी तरी। चलो, मुसोलिनी द्वारा क्या कहता है, पोप को समझाया जाता है, और समझाने के बाद जो है ना क्या होता है, जो राजमहल भी था उसको इटली में मिला दिया जाता है। और 1829 के जो है ना लेटरल संधि के द्वारा क्या होता है, ये आपका इटली का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। तो पूछेगा लेटरल, अगर कहेगा कि बताओ किस युद्ध के बाद आपका जो है ना इटली का एकीकरण हुआ, तो कहना आप ये क्या बोलते हैं, सेडान के युद्ध। ये सेडान का युद्ध ही हुआ था, सेडान का ही युद्ध हुआ था आपको यहाँ पे। ये जो हुआ था ना, सॉरी एक मिनट, ये आपको फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था ना, ये सेडान के युद्ध हुआ था 1870 से 71 में। तो सेडान के युद्ध से आपका क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ। लेकिन अगर कह देवे किस संधि से हुआ, तो कहिएगा लेटरल संधि से हुआ, पूर्ण रूप से। कौन संधि से, लेटरल संधि से हुआ। ओके बच्चों, इसी तरह जो है ना आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे जो है तो आपका इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया, इटली का एकीकरण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया, इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया इन सबों से लेकर के। तो आपको ये जो है कंप्लीट हो गया, सेडान के युद्ध और सेडवा के युद्ध से जो है ना कंप्लीट हो गया, और ये लेटरल संधि से आपका इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार आपको जर्मनी में एकीकरण देखेंगे तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट की संधि से 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, उससे जो है ना क्या बोलते हैं, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1871 में ही। तो 1870 में 70 से 71 में आपका इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी इटली के एकीकरण के बाद जो है ना 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि से क्या होता है, आपका जर्मनी का एकीकरण भी होता है। तो संधि पूछे तो फ्रैंकफर्ट के संधि से जर्मनी का एकीकरण, याद रखना फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट 1871 की संधि से जर्मनी एक हुआ, और लेटरल संधि से लेटरल संधि का है 1929 के
तो लिटरल संधि से कौन हुआ था, इटली हुआ। कौन हुआ, इटली हुआ। अगर वही कहे युद्ध का बात कहे तो युद्ध कहे तो सीडान के युद्ध कहना तुम, सीडान का युद्ध जो हुआ था, एक मिनट, सीडान का युद्ध हुआ था, सीजान नहीं है, ड है बच्चों। सीडान का जो युद्ध हुआ था 1870 से 71 में, इस युद्ध से आपका जो है ना क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ और साथ में इटली का भी एकीकरण हुआ। लेकिन इटली में एक और युद्ध हुआ था, एक और युद्ध हुआ था शेडेवा का, शेडेवा 1866 में। तो इस युद्ध से जो है ना इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से माना जाता है और सीडान के युद्ध से आपका जर्मनी का माना जाता है। लेकिन अगर दोनों का है तो दोनों अगर देखा जाता है, इटली में दोनों जो है ना भूमिका रहा है, दोनों का, शेडवा का भी और सीडान का भी, लेकिन खासकर भूमिका इसका रहा, बीच बीचवा था, अंतिम में इसका रहा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। तो ये आपका इटली एकीकरण क्या हो गया बच्चों, इटली एकीकरण क्या हो गया बच्चों, इटली एकीकरण जो है ना आपका पूर्ण रूप से फिनिश हो गया। ओके, तो इसमें आपका जो नायक था, नायक कौन कौन था, मेजिनी, काउर और आपका ये गैरीचा यानी गैरी वाल्डी, ये तीनों जो है ना बहुत अच्छे नायक थे। ये तीनों के मदद से ही जो क्या हो गया बच्चों, हमारा इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया। अब अगले में देखेंगे हम लोग बिस्मार्क के बारे में। किसके बारे में, बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क का जो है ना क्या भूमिका रहा इटली के एकीकरण में, इसको हम लोग जर्मनी के एकीकरण में, इसको हम कल देखेंगे, कल के वीडियो में। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।